अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, और ये एसएन जो रिएक्शन होते हैं SN1 और SN2, जिसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं, उनसे किस तरीके से डिफ़र करते हैं, इनकी कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये इनको हम E1 और E2 रिएक्शन जो है या एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो किस बेसिस के ऊपर जो है बोल रहे होते हैं। तो चलिए अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जब हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो हो रहे होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड की। ठीक है, और वो कार्बन जो होती है वो एक लिविंग ग्रुप के साथ भी अटैच होती है। ठीक है, एक तो जो अटैक हो रहा होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम के ऊपर हो रहा होता है, बट एट द सेम टाइम जो है अटैक जो है वो जो मतलब अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल होता है उसकी एक और साइड के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, और वो वाली जो साइड होती है वो कार्बन एटम होता है जो कि हाइड्रोजन एटम होता है जो कि बीटा कार्बन जो होती है अल्काइल हैलाइड की उसके साथ अटैच हुआ हुआ होता है। ठीक है, बीटा कार्बन कौन सी होगी कि वो वाली कार्बन जो कि उस कार्बन के साथ वाली कार्बन होगी जिसके ऊपर जो है वो अल्काइल हैलोजन का एटम जो है वो अटैच हुआ हुआ होगा। ठीक है, उसको हम बीटा कार्बन बोलेंगे। तो उसके ऊपर जो है वो अटैक हो सकता है। ठीक है, और वहाँ से जो है वो हाइड्रोजन की एलिमिनेशन होगी और साथ में हैलोजन की भी एलिमिनेशन हो जाएगी। तो इस वजह से जो है वो हम इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। और बीटा इस वजह से बोलते हैं बिकॉज बीटा हाइड्रोजन जो है वहाँ से रिमूव हो रहा होता है, ये बीटा कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होता है। तो जब ये अटैक होता है हाइड्रोजन के ऊपर तो उससे हमारे पास एल्कीन बनती है इंस्टेड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये वाले जो रिएक्शंस होते हैं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के पैरेलल हो रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसे मतलब जिस टाइम पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो साथ साथ जो हैं ये एलिमिनेशन रिएक्शंस भी जो होते हैं और ये उनके साथ जो है वो कम्पीट करते हैं। तो जैसे देखिए आपके पास ये वाला एक मॉलिक्यूल है और जिसमें ब्रोमो ईथेन। ठीक है, इसके ऊपर जो बीटा कार्बन है उसके ऊपर 3 हाइड्रोजन लगी हुई हैं। ठीक है, और एथाइल अल्कोहल में से जो है वो OH नेगेटिव जो है वो इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, और वहाँ से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा और वहाँ पे हमारे पास जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड बन के ईथीन बन जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरह जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शंस भी 2 तरह के हो सकते हैं जो कि E2 और E1 होते हैं। ठीक है, E2 मैकेनिज़्म में क्या होता है कि जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में होता था कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लिविंग ग्रुप लीव करता है, तो और दोनों जो हैं वो सेम टाइम पे हो रहे होते हैं और साथ में जो कार्बन डबल बॉन्ड हो रहा होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेम टाइम पे होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो हम इसको E2 मैकेनिज़्म बोलते हैं। तो जो E2 जो एलिमिनेशन होती है वो सिंगल स्टेप में हो रही होती है। लाइक देखिए आपके पास जैसे B जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, उसने जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया, हाइड्रोजन का और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ और कार्बन डबल बॉन्ड बना और यहाँ से जो ब्रोमीन है, ठीक है, और वो वहाँ से जो लिविंग ग्रुप था वो रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये सारे स्टेप जो है वो एट सेम टाइम हो रहे होते हैं, तो इस वजह से इसको हम सिंगल स्टेप प्रोसेस भी बोलते हैं। तो SN2 रिएक्शन की तरह जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है E2 रिएक्शन की वो भी 2 होती है बिकॉज इसमें भी जो है वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। इसके अंदर भी जो है वो एक ही स्टेप होता है जो कि स्लो स्टेप होते हैं, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं और उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो जो E1 मैकेनिज़्म होता है वो बिल्कुल SN1 मैकेनिज़्म की तरह होता है। ठीक है, इसका भी जो फर्स्ट स्टेप होता है वो स्लो आयोनाइजेशन स्टेप होता है, सबस्ट्रेट की आयोनाइजेशन होती है। ठीक है, और उससे हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है और सेकंड स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है हाइड्रोजन के ऊपर, उससे हमारे पास अल्कीन बनती है। लाइक देखिए आपके पास एक
अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल था उसकी स्लो आयोनाइजेशन हुई, ब्रोमीन वहाँ से रिमूव हुआ, कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है, अब जो कार्बोकेटाइन बन गया उसके ऊपर उसकी जो बीटा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है वहाँ पे आके इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और वहाँ से जो है वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये एक फास्ट स्टेप होगा और उससे हमारे पास जो है यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपीन या आप सिंपली कह सकते हैं हमारे पास अल्कीन बन जाएगी। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप्स के अंदर हुआ है। ठीक है, और इसमें जो फर्स्ट वाला स्टेप था उसके अंदर जस्ट एक मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है और वही हमारे पास जो स्लो स्टेप होते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि E2 मैकेनिज़्म जो है ये बाई मॉलिकुलर मैकेनिज़्म होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर जो है वो आप कह लो कि डिपेंड करता है। लेकिन जो E1 मैकेनिज़्म होते हैं ये यूनिमॉलिकुलर मैकेनिज़्म होते हैं, इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो जस्ट कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो जनरली E2 मैकेनिज़्म को फॉलो करते हैं और जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो E1 मैकेनिज़्म को जो है वो फॉलो करते हैं। तो अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें एसिड रिएक्शन की, वो हमारे पास कुछ रिएक्शन जो है वो दी गई हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है कुछ सबस्ट्रेट दिए गए हैं। ठीक है, और उसके साथ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है और वहाँ से हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये सारे जो हैं बीटा एलिमिनेशन के रिएक्शन हो सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, सॉरी ये सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। ठीक है, और आप जो है इन सब को प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको जो है वो प्रोडक्ट बनाना आ जाए। इसके अलावा अल्काइल हैलाइड कुछ और रिएक्शंस भी जो है वो शो करवाते हैं जिसमें हमारे पास वुड्स रिएक्शन है। ठीक है, वुड्स सिंथेसिस है। इसके अंदर क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ठीक है, और इससे हमारे पास अल्केन्स बनते हैं। ठीक है, और अल्केन जो बनते हैं ठीक है, उसमें हमारे पास जो है वो अल्केन बनते हैं और ये हमारे पास यूजली सिमेट्रिकल अल्केन्स जो होते हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए ये वाला हमारे पास आप कह लें कि रिएक्शन इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो जितने भी सिमेट्रिकल अल्केन्स हैं वो इस रिएक्शन से प्रोसीड होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड जो है वो रिड्यूस होते हैं विद द जिंक मेटल। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इससे हमारे पास प्रोपेन बन गया। जैसे इस वाले स्टेप में हमारे पास जो है वो प्रोपाइल क्लोराइड था। ठीक है, उसने जिंक के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हमारे पास प्रोपेन बन गया और साथ में जिंक क्लोराइड बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद द सोडियम लेड अलॉय। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मिथाइल क्लोराइड है एंड इथाइल क्लोराइड वो रिएक्ट करते हैं सोडियम लेड अलॉय के साथ। इससे हमारे पास टेट्रा मिथाइल लेड और टेट्रा इथाइल लेड बनती है। ठीक है, और ये वाले जो कंपाउंड होते हैं ये एक इम्पोर्टेंट एंटी नॉकिंग एजेंट होते हैं और इनको गैसोलीन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में। ठीक है, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो एंटी नॉकिंग एजेंट होते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे एंटी नॉकिंग एजेंट होते हैं, टेट्रा मिथाइल लेड और टेट्रा इथाइल लेड। लेकिन हमने ये भी साथ में पढ़ा था कि इनका एक डिसएडवांटेज भी होता है कि जब ये किसी भी इंजन के अंदर आपकी मोटरसाइकिल के या फिर गाड़ी के इंजन के अंदर जब ये पेट्रोल इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो है ये पाए जाते हैं, तो उससे क्या होता है हमारे पास लेड के ऑक्साइड्स बनते हैं। ठीक है, और वो फिर जो है वो लेड के ऑक्साइड जो हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर जाते हैं धुएं के ज़रिए और वहाँ पे जो है वो एयर पोल्यूशन काज करते हैं। ठीक है, तो ये इनका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। तो चलिए यहाँ से आपका जो है वो पिछला भी थोड़ा सा रिवाइज़ हो गया। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं से कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।